गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जो एरियाज़ हैं वो डिस्कशन के मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो वेरियस एरियाज़ को लेकर रहने वाला है। तो आज हम कॉटन के बारे में डिस्कशन करेंगे, बैंक्स को लेकर क्वेश्चन रहने वाले हैं, नायक कमेटी आईसीजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, बीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे, ईपीआई जो अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया है उसके बारे में डिस्कशन करते हुए कलेक्शन ऑफ रेंट को लेकर भी यहाँ पर कुछ कानून और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज करने की बात करी जा रही है, उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, पाइकर रिबेलियन को लेकर एंड बुद्धो भगत को। वैसे एरियाज ही आपको हिस्ट्री के लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये न्यूज़ में थे तो ये करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे टारगेट को सेट करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना टारगेट आप सेट कर रहे हैं। वैसे जो कट ऑफ रखी गई है दैट इज ऑफ 6 मार्क्स, 6 मार्क्स जो है वो कम से कम आपको स्कोर करना है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क यू विल गेट, फॉर एवरी इनकरेक्ट वन यू विल गेट 0। एंड इफ यू मिसरीड द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ते हैं, गलत तरीके से समझते हैं, तो -2 की पेनल्टी वहाँ पर रहने वाली, बिकॉज ये आदत छोड़ना काफ़ी ज़रूरी है ताकि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो एग्जाम के अंदर। तो कमेंट सेक्शन में 10 में से कितना आप स्कोर करने वाले हैं, अपने टारगेट को सेट करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज फॉर कॉटन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिक्वायर्ड। कॉटन प्रोडक्शन के लिए इन तीनों में से कौन सी चीज़ सही है, इनमें से कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ती है। क्या जो कंडीशंस हैं वो ट्रॉपिकल कंडीशंस होनी चाहिए, मे बी मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री का आपको यहाँ पे चाहिए होता है, ये भी हो सकता है। अलूवियल सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, दिस मे बी पॉसिबल। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कशन करेंगे इसको लेकर। देखिए, जब हम क्लाइमेट और सोइल की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन 2020 में भी एक बार अपीयर हुआ था, इससे पहले भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो जो कॉटन है, कॉटन का प्रोडक्शन अच्छे से आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशन में होता हुआ दिखाई देगा। तो पहला जो यहाँ पे कंडीशन दी गई है दैट इज करेक्ट। मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यहाँ पे जो मिनिमम टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, वो भी करेक्ट दिया गया है, क्योंकि इतना टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए सही माना जाता है फील्ड कंडीशन के लिए। इसके लिए वैसे ब्लैक सॉइल को काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन हाँ अलूवियल सॉइल इज ऑल्सो गुड। तो यहाँ पर अलूवियल सॉइल नॉर्थ में और ब्लैक सॉइल साउथ के अंदर यूज़ करी जाती है कॉटन की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैलिनिटी। क्या ये जो हमारी क्रॉप है ये सैलिनिटी के हिसाब से कैसी है, सेंसिटिव है या फिर सैलिनिटी को कहीं ना कहीं टॉलरेट कर सकती है। तो इसमें कहा जाएगा कि सेमी टॉलरेंट माना जाता है इसे सैलिनिटी के लिए। जो सैलिनिटी होती है, सैलाइननेस होती है आपके पानी के अंदर या अदरवाइज, तो उसको ये एक मॉडरेट लेवल पे टॉलरेट कर सकती है। बहुत ज़्यादा होगा तो ये टॉलरेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, वाटर लॉगिंग, जब पानी इकट्ठा हो जाता है उसको लेकर ये जो सेंसिटिविटी है कॉटन की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इट मीन्स जो मिट्टी या फिर जो हम यहाँ पर अलूवियल या ब्लैक सॉइल को यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से ड्रेन्ड होनी चाहिए, उसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर पूछा जाए ये रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है तो आंसर क्या होगा, इट्स अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, क्या इसे एमएसपी के अंदर कवर किया जाता है, येस और नो, क्या आंसर होगा, यस इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर एमएसपी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये कॉटन को लेकर आप ध्यान रखिएगा। और वैसे भी अभी तो 5 Fs की बात हो रही है, आपने न्यूज़ में ये आर्टिकल देखा ही होगा। 5 Fs क्या क्या है, जिसमें हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, फार्म टू फाइबर। याद करिए, फार्म से क्या बनेगा, फाइबर। फाइबर कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में बनेंगी क्लोथिंग विच मीन्स फैशन। और लास्ट एफ क्या है, इस फैशनेबल क्लोथ को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। तो फैशन टू फॉरेन। ठीक है, तो ये 5 Fs मेंस के क्वेश्चंस के अंदर आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर टेक्सटाइल को लेकर क्वेश्चन आता है या फिर स्पेसिफिकली कॉटन को लेकर क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप इन 5 Fs को मेंशन कर सकते हैं और एक डायग्राम भी बना सकते हैं इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेरियस स्टेटमेंट देकर पूछे कि बताइए इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन सही है। 1969 में जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने 14 कमर्शियल बैंक्स जो थे उनको नेशनलाइज कर दिया था, क्या, मे बी। आरबीआई जो है इसे 1949 में नेशनलाइज किया गया, क्या, ये भी पॉसिबल है। नेशनलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्राइवेटली कंट्रोल्ड कंपनीज जो है उसको टेक ओवर किया जाता है सरकार के द्वारा। 10 सेकेंड्स सोचिए। रिसेंटली बैंक नेशनलाइजेशन को लेकर आर्टिकल था न्यूज़पेपर के अंदर, वहां से इसे बनाया गया है। तो द देन प्राइम मिनिस्टर कौन थे तब, जो इंदिरा गांधी जी थे, उनके टाइम पर हमें 14 कमर्शियल इन बैंक्स जो है वो नेशनलाइज होते हुए दिखाई दिए। बेसिकली जो बैंक्स प्राइवेट सेक्टर के हाथों में थे उसे सरकार ने अपने हाथों में लिया और ये हुआ 1969 के अंदर 14 सच बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। फिर 1980 के अंदर 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड और नंबर जो था वो 20 तक पहुंच चुका था।
ठीक है, आरबीआई को भी 1949 में, और जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1955 के अंदर। ठीक है, और जो डेफिनेशन दी है वो भी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वंस अगेन आंसर विल बी डी। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेशनलाइजेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इकोनॉमिक एरिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक कमेटी वॉज फॉर्मुलेटेड ऑन, नायक कमेटी को किस कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया था? क्या एजुकेशन को लेकर बनाया गया था, स्टेट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बनाया गया था, वाटर डिस्प्यूट जो अलग अलग राज्यों के बीच में होते हैं उसको लेकर बनाया गया था, या नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स सोचिए क्या आंसर होगा, देन विल डिस्कस अबाउट इट। देखिए, नायक कमेटी जो है इसे फॉर्मुलेट किया गया था बैंक्स के ऊपर। देखिए बैक टू बैक 3 क्वेश्चन जो है तीनों के आंसर डी आए हैं, और एग्जाम में भी क्या होगा, जब आप अपने बबल्स को फिल कर रहे होंगे वहां पे ABCD करके जो OMR शीट आपको दी गई होती है, तो यहाँ पे आपने डी फिल कर दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने डी फिल कर दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने डी फिल कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 या 4 क्वेश्चन के बाद यू विल स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि आपके क्वेश्चन सही भी है कि नहीं है, बट डोंट गो बाय दिस। हो सकता है 4 या 5 क्वेश्चन लाइन वाइज आपके कंसेक्यूटिवली डी ही हो, सी ही हो, बी ही हो या ए ही हो, उसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा। एज लॉन्ग एज यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ऑप्शन, जब आपको लगता है कि आपने जो ऑप्शन चूज किया है दैट इज करेक्ट, तो फिर इन चीजों के ऊपर मत जाइएगा। ठीक है, नायक कमेटी को 2014 में बनाया गया था, इट वाज फॉर्मुलेटेड इन 2014, और यहां पर मेन काम जो था वो बैंक्स को स्टडी करना था। अब नायक कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बाहर निकल कर आई, वो क्या थी? इन्होंने बताया कि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनको कभी पुराने टाइम में नेशनलाइज किया गया होगा। एंड व्हेन इट कम्स टू NPA, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करते हैं, मींस ऐसे लोन्स जो कि अब कोई व्यक्ति वापस नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने माल्या के केस में ये देखा, दूसरे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक से लोन लेकर भाग चुके हैं, इंडिया के बाहर जा चुके हैं और वो बेड डेट्स बन चुके हैं। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर NPA का जो अमाउंट था वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, और जिसके पास NPA ज्यादा है कोई अच्छी चीज तो है नहीं। इट मींस उनकी बैलेंस शीट के अंदर कहीं ना कहीं ये शो हो रहा है। इट मींस उन्होंने ज्यादा अच्छे से काम नहीं किया। अगर चेकिंग करते, अच्छे से देखते, तो इनको पता चलता है कि इस व्यक्ति को लोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है ये वापस ना लौटाए। ठीक है, तो यहां पर ये रिपोर्ट जो थी इसमें यही निकल कर आया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में अच्छे से काम नहीं कर रहे। तभी जो चीज 1969 में करी गई थी, मींस बैंक नेशनलाइजेशन, हम कहां से कहां आए थे? हम आए थे प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में। अभी उसका एक रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे अब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ICJ को लेकर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेकर। यहां पर आपसे पूछा गया, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ICJ एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है और ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, हो सकता है। इसका हेडक्वार्टर जो है, जो इसकी मेन सीट है, वो न्यूयॉर्क के अंदर है। एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल्स ऑन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको लेकर भी ये बातचीत करता है। 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। क्या आंसर हो सकता है? यूनाइटेड नेशन के तो 6 ऑर्गन्स हैं, और यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन में से ICJ भी एक ऑर्गन है। वैसे मैं आपको बताऊं, यूनाइटेड नेशन के जो 6 ऑर्गन्स हैं उनमें से 5 का जो कार्यालय है, द मेन सीट, द मेन हेडक्वार्टर, दैट इज इन न्यूयॉर्क, दैट इज फॉर श्योर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर वो हेडक्वार्टर लोकेट करते हैं। ICJ एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ICJ का जो हेडक्वार्टर या फिर कहा जाए कि सीट है, इट इज इन, ये कहां पर है? ये हेग के अंदर है, और हेग कहां पर है? नेदरलैंड के अंदर है। ठीक है, सो ICJ जुडिशियल ऑर्गन है क्या? UN का, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी सीट न्यूयॉर्क के अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, जो इसका फंक्शन दिया गया वो बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिस्प्यूट्स जो अलग अलग स्टेट्स के बीच में होते हैं उसको सुलझाने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोर्ट के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? 15 जजेस आपको यहां पर दिखाई देंगे, जिनका टेन्योर जो है, जो इनका पूरा कार्य का टाइम होता है वो 9 ईयर्स का रहता है। ठीक है, ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? 9 ईयर्स का। और ये UNGA जो है इनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी इसके अंदर रोल रहता है। अब इसके अंदर, कोर्ट के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड फ्रेंच भी इसके अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज करी जाती है। ठीक है, दिस मच इंफॉर्मेशन इज इनफ। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज कंसर्निंग ज्योग्राफी। भितरकनिका नेशनल पार्क को लेकर आपसे पूछा गया कि 3 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, बताइए इस पर्टिकुलर राष्ट्रीय उद्यान को लेकर, नेशनल पार्क को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है?
ये इंडिया का लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम है क्या ये भारत का सबसे बड़ा मैनग्रोव सिस्टम है? हो सकता है। नेशनल पार्क इज एसेंशियली अ नेटवर्क ऑफ क्रीक्स एंड कैनाल्स, इसमें आपको काफी सारे क्रीक्स और कैनाल्स का नेटवर्क दिखाई देगा, हो सकता है। इट्स होम टू द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ एंडेंजर्ड सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो नमकीन पानी के क्रोकोडाइल्स होते हैं वो आपको सबसे ज्यादा, उनका सबसे बड़ा झुंड जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यू हैव 10 सेकंड्स इन योर हैंड, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। एक वैसे मैंने आपको चीज बता रखी है कि जब भी ऑल, ओनली या कोई भी एक्सट्रीम चीज आ जाती है कि दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द लास्ट वन, दिस इज द बिगेस्ट वन, दिस इज द लार्जेस्ट वन, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे पहला है, तो देखिए एक्सट्रीम केसेस में 80-20 रूल आपका अप्लाई हो जाता है। मींस 80% चांसेस हैं, जब आप ऑल, ओनली इस तरीके के वर्ड्स भी देखते हैं कि 80% चांसेस है वो स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है। 20% चांसेस है वो ठीक भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे एक्सेप्शंस भी देखी गई हैं, बट हाँ वहां पर 80-20 रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में यूज करिएगा। बितकनिका, इट इज द इंडियाज लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम, क्या भारत का सबसे बड़ा मैनग्रोव सिस्टम है? अब लार्जेस्ट काफी एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, बिकॉज इट इज नॉट, ये सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है ये बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। इजी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ इससे ये तो पक्का हो गया कि पहले वाली स्टेटमेंट गलत है, और जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो आप ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वन दिया है, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी वन दिया है, और ऑल ऑफ द अबव में तो वन होगा ही होगा, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फिर आंसर क्या होगा? सी। थोड़ा सा वेट करिए, देखिए नेशनल पार्क जो है इसमें आपको क्रीक्स और कैनाल्स दिखाई देंगी, बिल्कुल दिखाई देंगी, और यहां पर आपको सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहां पर सी भी आपका आंसर नहीं आ सकता है। अगर किसी ने कमेंट सेक्शन में 2 और 3 लिखा है, इट वाज अ कॉन्फिडेंस बेस्ड क्वेश्चन, तो इस केस में आपको +2 मिलेगा, 1 मार्क एक्स्ट्रा फॉर योर कॉन्फिडेंस फॉर फिगरिंग आउट कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। रोज रोज ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, 10-15 दिन में एक आधी बारी आएगा, सो उसमें आपको एक्सेल करना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आंसर दे ही देता हूँ। देखिए मैनग्रोव जो है वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम माना जाता है, जब हम जो सुंदरबन है वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम माना जाता है मैनग्रोव्स का, तो सुंदरबन जो है वो आपका टॉप पोजीशन पे है, एंड भीतरकनिका जो है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर फिलहाल क्या हो जाएगा? 2 और 3, जो इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका गरिमाथा मरीन सेंचुरी भी है, भीतरकनिका नेशनल पार्क भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो नेट 50 कूपन कोड है, दिस इज एप्लीकेबल ऑन द टॉप मोस्ट सीरीज, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद भी तैयारी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ डे वाइज तैयारी जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है उसी तरीके से करिएगा, अपना शेड्यूल रेडी करिएगा, और फिर आपका जो डे वाइज प्रिपरेशन है, जो डे वाइज शेड्यूल बनाया वो आपको टिक करते जाना कि हाँ ये मुझे आज कवर करना था, ये मेरा हो गया डे 1 में, डे 2 में मुझे 5 चीजें कवर करनी थी, हो गई। तो उस तरीके से वीकली और मंथली बेसिस पे अपने शेड्यूल को रेडी रखिएगा और उसको कंप्लीट करते जाइएगा। देखिए सिंपल सी बात है, डेली शेड्यूल कंप्लीट होंगे तो वीकली अपने आप हो जाएंगे, वीकली शेड्यूल कंप्लीट होंगे आपके तो मंथली अपने आप हो जाएंगे, मंथली शेड्यूल कंप्लीट होंगे तो यूपीएससी का सिलेबस आपका लार्जली कंप्लीट हो जाएगा। और जितना ज्यादा एरिया आप कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना एग्जाम में कॉन्फिडेंस होगा आपको जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, एंड उतना ही आपके फेवर में रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ईपीआई? ईपीआई के अंदर भारत का रैंक क्या है? 150, 160, 170 और 180। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते डिस्कशन। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, बट हाँ पीसीएस में कई बार पूछ लिया जाता है। मैं यूपीएससी के लिए भी कह सकता हूँ कि इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस पूछने को पूछ भी सकते हैं। मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत ने इस रैंकिंग को पूरी तरीके से नकार दिया है, क्योंकि ईपीआई ने 180 कंट्रीज को रैंक किया, और इंडिया को कहां रखा गया? इंडिया को रखा गया 180th पोजीशन के ऊपर। और यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो या अदरवाइज गवर्नमेंट हो, उन्होंने पूरी तरीके से इस रिपोर्ट को खारिज किया और कहा कि जो आपने इंडिकेटर्स यूज किए हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपने तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिससे हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उनके भी नीचे हमें लाकर रख दिए। यूजुअली आपको इंडिया का रैंक बुरा जरूर दिखाई देता है, अगर 150 कंट्री को रैंक कर रहे हैं तो हम 120 नंबर पे होंगे, 130 पे होंगे, कभी भी लास्ट पे नहीं होते हैं, लेकिन आयरोनिकली यहां पर लास्ट पोजीशन पे रखा गया, ठीक है। दैट्स वाई थोड़ा सा इट इज लाइक हार्ड टू बिलीव, तभी क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, कई बार इस तरीके की चीजें भी पूछ लेती है, ठीक है। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने पेपर बनाया जो कि डेफिनेटली गवर्नमेंट को पसंद नहीं करता, तो हो सकता है वो इस क्वेश्चन को जानबूझकर डाले, ठीक है। ईपीआई 2022 जो है रिलीज किया गया है, और इंडिया को बॉटम 5 कंट्रीज के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम रखा गया है। इवन पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश जैसी कंट्री जहां पर पॉल्यूशन लेवल इज वेरी हाई, जहां पर एनवायरमेंट का कोई नामो निशान ही नहीं है, उनका रैंक भी हमसे बेहतर यहां पर निकल कर आया। तो आंसर तो यहां पर डी हो जाएगा, लेकिन रैंकिंग देख लीजिए जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, इस रैंकिंग को भी आप क्रिटिक के तौर पर यूज कर सकते हैं,
जब आप मेंस के अंदर आंसर लिख रहे होंगे जिसमें आपने 4 चीज़ें अच्छी लिखी, डेफिनेटली आंसर को बैलेंस करना है, तो कुछ 2 चीज़ें क्रिटिसाइज करते हुए भी लिखोगे, तो वहाँ पर चाहें तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेटर्स जो है, इसमें हमारी रैंकिंग जो है 170s में ही आपको दिखाई दे रही है ज़्यादातर। ठीक है, एक वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हमने 151 जो है वो यहाँ पर अचीव किया, प्रॉबेबली वो भी जो रिसेंटली आपका हरा और ब्लू कलर का जो बाइफर्केशन किया गया है, जिसके थ्रू जो आपका वेस्ट होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, बहुत जगह पे तो उसको भी फॉलो नहीं किया जाता, हो सकता है उस चीज़ के लिए यहाँ पर रैंकिंग थोड़ा सा इंप्रूव हुई हो। अब बात आती है कि ये लेकर कौन आया, किसके दिमाग में इस तरीके की बात है कि इंडिया को लास्ट में रखना है ताकि हम पर प्रेशर बनाया जा सके। तो ईपीआई जो है एक इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम है जो कि कंट्रीज को रैंक करता है एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, और इसे ये आज से नहीं पिछले 20 साल से आ रहा है, 2002 से इसे लेकर आया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल सेंटर और देयर इज वन यूनिवर्सिटी दैट इज कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर, इनके साथ मिलकर इस रैंकिंग को लेकर आता है। ठीक है, तो 20 साल हो चुके हैं, काफी सारे इंडिकेटर्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये इंडिकेटर्स को बीच बीच में मॉडिफाई भी किया जाता है। भारत का ये कहना है कि ये जो इंडिकेटर्स है आपने इसमें काफी ज्यादा अजम्पशन यूज करी है, तो ये जो डेटा आपको दे रहा है ये सही नहीं है इंडिया को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर। कलेक्शन ऑफ रेंट, जब रेंट को कलेक्ट किया जाता है कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, क्या ये स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव। यू हैव 10 सेकेंड्स, सोचिए। रिलेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एंड द कलेक्शन ऑफ रेंट, ये किस एरिया के अंदर आता है। चलिए, सो इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आजकल काफी ज्यादा बातें हो रही हैं इस चीज को चेंज करने को लेकर, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन को लेकर काफी ज्यादा न्यूज आपने देखी होंगी, नोएडा को लेकर भी पीछे एक न्यूज थी। वैसे इसके कुछ बेसिक जो प्रोविजंस है वो यहाँ पर दिए हुए हैं कि जो टेनेंट है उसको रिटर्न में आपको देना पड़ेगा 3 मंथ नोटिस बिफोर रिवीजन ऑफ द रेंट, रेंट को रिवाइज करने से पहले। लैंडलॉर्ड को अगर जगह को विजिट करना है तो 24 घंटे पहले बताना पड़ेगा। टेनेंट कैन नॉट बी एविक्टेड इन वायलेशन ऑफ द एक्ट प्रोविजन, एक्ट के प्रोविजन का वायलेशन होता है तो उसे निकाला नहीं जा सकता है, और अगर वो घर खाली नहीं कर रहा है तो किराए को आप डबल और 4 गुना भी कर सकते हो, और इवेंचुअली फिर पुलिस एक्शन लेकर वहां पे तो एविक्शन कराई जाता है। ये सारी बेसिक चीजें इसके अंदर दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सांथाल्स को लेकर है, पूछा गया सांथाल्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए सांथाल के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, बिकॉज अभी जो प्रेसिडेंट हमारे आए हैं, शी इज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट, और वो सांथाल कम्युनिटी से ही आते हैं, और जब उन्होंने अपनी पहली स्पीच भी दी थी वहां पर भी उन्होंने 4 अलग अलग ट्राइबल रिबेलियंस के बारे में बात करी थी। उन 4 ट्राइबल रिबेलियंस को तो आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नाउ अब आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सीड्स ऑफ द रिबेलियन। जब हम सांथाल रिबेलियन की बात करते हैं, सीड्स ऑफ द रिबेलियन 1832 में ही डाल दिए गए थे, हो सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दमिने को जो है ये कोई रीजन बनाया था क्या, हो सकता है। ब्रिटिश डिफीटेड द सांथल्स यूजिंग मॉडर्न फायर आर्म्स इन विच बोथ सीधू एंड कानू डाइड। सीधू कानू लीडर्स थे सांथल्स के, क्या दोनों की डेथ हो गई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया था। 10 सेकेंड्स, सोचिए क्या आंसर हो सकता है, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे दमने को जो थी लैंड थी, इसे लैंड ऑफ सांथोस भी कहा जाता है। द लैंड वाज गिवन बाय द ब्रिटिश। क्या हुआ था, काफी बड़ा एरिया ट्राइबल्स के पास था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस काफी बड़े एरिया में से, मान लीजिए दिस इज द बिगर प्लेस, एक छोटा सा एरिया, और इसको दमने को कहा गया, या फिर सिंपली दमिन भी कहा जाता है इसे। इतनी लैंड जो थी वो सांथल्स को दी, और कहा कि आप जो भी करोगे इसी लैंड पे करोगे, जो एग्रीकल्चर करना है आपको या कोई दूसरी एक्टिविटी करनी है वो इसी पे रहकर करोगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स बाहर के जितने भी रिसोर्सेज थे उसको फॉरफिट करना चाहते थे और नहीं चाहते थे किसी भी लोकल व्यक्ति का वहां पर इंटरफेरेंस हो। ठीक है, ये सब चीजें 1832 में करी गई थी। ये जो लैंड डीमार्केट करी गई थी ये भी उसी टाइम पर आई थी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड भी आपकी ठीक हो जाती है। अब डेफिनेटली जो ट्राइबल लोग थे उनको ये चीज समझ में आ रही थी कि एक तो हमारी लैंड काफी कम कर दी, दूसरा जो लैंड दी भी गई है वहां पर भी काफी ज्यादा अमाउंट में टैक्सेशन अंग्रेजों के द्वारा लगाया जा रहा है। दैट वाज बेसिकली द रीजन जिसकी वजह से सांथल रिबेलियन किया जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, फायर आर्म्स थे, इसी वजह से काफी सारे लीडर्स को यहां पर मार दिया जाता है। ठीक है, यहां पे जो सीधू एंड कानू की बात यहां पर करी जा रही है, ये आप हिस्ट्री की बुक्स, कोई भी हिस्ट्री की बुक उठा लीजिए, वहां पर भी आपको ये सीधू और कानू दो नाम देखने को मिलेंगे। लेकिन वहां पर जो चीज मिसिंग होती है वो ये है कि इनका पूरा नाम था कानू मुर्मू। ठीक है, एक दूसरे लीडर थे जिनका नाम था चांद मुर्मू, एक और नाम था, एक और लीडर थे भाईरा मुर्मू एंड सीधो मुर्मू। ठीक है, तो सीधो और कानो मुर्मू थे। ठीक है, रिवोल्ट इनके द्वारा शुरू किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, उनके रेवेन्यू ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में, जमींदारों के अगेंस्ट में, करप्ट मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में। करेक्ट आंसर क्या होगा, सारी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से करेक्ट आंसर विल बी डी।
लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बात कर रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट देके पूछी गई है, इसमें से करेक्ट है। द 1817 पाइकर रिबेलियन इन झारखंड इज रेफर टू एज ओरिजिनल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या पाइकर रिबेलियन को पहली इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर माना जाता है? पाइकर्स वर मिलिट्री क्लास रिक्रूटेड बाय द किंग्स। किंग्स के द्वारा ये जो मिलिट्री क्लास है इनको डेप्यूट किया गया था। 10 सेकेंड्स। पाइकों को लेकर क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, जब उन्होंने अपनी स्पीच दी तो उन्होंने सांथल रिबेलियन को लेकर भी बात करी, उन्होंने जो पाइकर रिबेलियन है इसको लेकर भी बात करी। 1817 के अंदर पाइकर रिबेलियन हुआ था, बिल्कुल ठीक है। क्या ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मानी जाती है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट वाज इन ओडिशा। सिर्फ एक वर्ड की वजह से ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सो इट वाज इन ओडिशा, ठीक है। ओरिजिनल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस माना जाता है। पाइकर्स जो थी मिलिट्री क्लास थी जिसे कि तब के राजा के द्वारा डिप्यूट किया गया था। आगे जाके अंग्रेजों ने भी इसी चीज को कंटिन्यू रखा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो ब्रिटिश जो थे दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट फॉर पाइकास, जो कि एक मिलिट्री क्लास मानी जाती थी। वो अपनी मार्शल सर्विसेज दिया करते थे, वो अपनी सर्विसेज दिया करते थे। इन रिटर्न उनको रेंट फ्री लैंड मिल जाया करती थी, उनको टाइटल्स मिल जाया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपनी जीविका जो है उसको अर्न किया करते थे। लेकिन आगे जाकर पाइकर रिबेलियन किया जाता है। पाइकर रिबेलियन के लीडर का नाम भी बता देता हूं, जगबंधु विद्याधर, ठीक है। इसके बारे में और चीजें पढ़ना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, उसको प्लीज देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धो भगत वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियन। बुद्धो भगत जो थे वो कौन से रिबेलियन के लीडर थे? क्या वो मुंडा रिबेलियन के थे, कोल, सांथल, भील? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। जितने भी ये रिबेलियंस हुए जो ट्राइबल लोगों के द्वारा करे गए, उसमें लार्जली 3 जेस को रीजन माना जाता है। 3 जेस में क्या होगा? फर्स्ट जेस जल, दूसरा क्या है? जंगल, एंड थर्ड वन इज जमीन। तो इन 3 जे को लेकर लड़ाई होती थी जिसमें ट्राइबल्स अपना हक इनके ऊपर दिखाते थे, ऑफकोर्स, क्योंकि ये 3 चीजें उन्हीं को बिलोंग करती थी फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। लेकिन अंग्रेजों ने जब से इन्वेजन किया तो यहां पर जो भी रिसोर्सेज ट्राइबल लोगों के थे उनके ऊपर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे। नाउ यहाँ पे इसी वजह से डिस्कॉन्टेंट हो रहा था, और यहाँ पर बुद्धो भगत जो थे वो कोल म्यूटिनी को हेड कर रहे थे। देखिए 1831 में जो कोल म्यूटिनी है, कोल रिबेलियन, एंड 1832 में लारका रिबेलियन, अलग अलग रिबेलियंस को इन्होंने लीड किया था। वैसे कोल के अंदर बुद्धो भगत थे, एक जोआ भगत भी थे, वो भी इनके साथ थे, ठीक है। एंड मदारा महातो भी इनके साथ है। करेक्ट आंसर वैसे यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज रिवीजन जो होगी 30% मोर रिटेंशन में आपको हेल्प करेगा। बिकॉज एग्जाम में जब ऐसा फील होता है आपको कि चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, वो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से होता है। तो यहाँ पर 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। रिवीजन का तरीका यही है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको लेकर जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं हमने उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्वेश्चन मैं पूछता हूं तो उसका भी आंसर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। जो जल्दी से मुझे बताएं, कॉटन को लेकर कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके के टेम्परेचर, किस तरीके के जो आपकी टोपोग्राफी होती है उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। सो ट्रॉपिकल सेमी ट्रॉपिकल कंडीशंस की 15 डिग्री टेम्परेचर और अलूवियल ब्लैक सोइल हमें यहाँ पर चाहिए होती है। 5 Fs को भी याद रखिएगा। देन हमने यहाँ पर नेशनलाइजेशन के बारे में देखा था, मतलब क्या होता है, कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया है, इंदिरा गांधी ने कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। तो 14 हुए थे, +6 20 हो गए टोटल। एंड इट इज़ द टेकिंग ओवर ऑफ द प्राइवेट बैंक्स, ये चीज़ हमने देखी थी। नेक्स्ट हमने यहाँ से आगे बढ़ के न्याय कमेटी के बारे में देखा था, ये बैंक्स को लेकर ही थी, और इसने क्या कहा था कि जो प्राइवेट बैंक्स है दे आर स्टिल परफॉर्मिंग बेटर देन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पर आईसीजे को डिस्कस किया था, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है जल्दी से बताइएगा। स्टेट्स के बीच में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करने का काम, और यूएन का एक ऑर्गन भी है, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द हेग, नेदरलैंड के अंदर। यहाँ से आगे बढ़ के हमने जो भितरकनिका नेशनल पार्क है इसके बारे में देखा था, कहाँ पर लोकेट करता है, क्या ये लार्जेस्ट मैनग्रोव है? नहीं, सेकंड लार्जेस्ट, यस, सुंदरबन के अंदर अवेलेबल है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको क्रीक्स और कैनाल्स भी यहाँ पर दिख जाएंगे, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। इसके आगे हमने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखा था, जहाँ पे हमने व्हाट इज इंडिया रैंक इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में देखा। तो यहाँ पे रैंक लास्ट मिला हमें, 180th पोजीशन के ऊपर हमें रखा गया। देन यहाँ से आगे बढ़ के हमने कलेक्शन ऑफ रेंट के बारे में देखा। इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, सेंटर का नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट का नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सांतल्स के बारे में देखा था। तो यहाँ पर इनको एक छोटा सा रीजन दे दिया गया था दमने को, और दैट्स वाई इनको समझ में आया कि अंग्रेज धीरे धीरे हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, दैट्स वाई सांथल रिबेलियन। इसके साथ साथ दूसरे रिबेलियंस भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पाइका भी एक था जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, और इसके अलावा कोल और मुंडा रिबेलियन जो थे वो भी हमें आगे जाकर देखने को मिलते हैं, जिसमें से बुद्धो भगत कोल म्यूटिनी के लीडर थे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे में
यहाँ पे 3 की जगह एक और कर लीजिए, 4 कर लीजिए। 4 रिबेलियंस जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में ऑर्गेनाइज किए गए थे और जिसके बारे में प्रेसिडेंट ने जिक्र किया था अपनी स्पीच के अंदर। उन चारों रिबेलियंस के नाम बताइएगा। चारों के नहीं भी बता पाते, एक या दो के बताइएगा। 3 के तो मैंने आपको बता ही दिया और चारों के चारों वैसे मेंशन थे। अगर आपने ऑप्शन ध्यान से देखे हो यहाँ पर, तो चारों रिबेलियंस के नाम जरूर बताइएगा। आप देखिए 10 में से कितना आपका स्कोर है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर मैंशन करिएगा। और अगर 6 या 6 से ऊपर स्कोर है देन यू आर इन द सेफ जोन। धीरे धीरे कोशिश करिएगा कि स्टूडेंट से एस्पिरेंट, फिर सीरियस एस्पिरेंट और फिर टॉपर कैटेगरी के अंदर आने के लिए, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन अगर आपको मिलता है देन दैट्स ग्रेट। अगर नहीं मिलता तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।